हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल HDC डिफेंस एकेडमी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। बेहतरीन लेवल से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके अपकमिंग एग्जाम NDA, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, तो हम लोग बेहतरीन लेवल से अपना फिजिक्स कंटेंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 चैप्टर को फिनिश भी कर दिया। एक आपका यूनिट एंड डायमेंशन और एक सेकेंड चैप्टर आपका वेक्टर। ठीक है, दोनों चैप्टर को बेहतरीन लेवल से हमने फिनिश किया है। क्वेश्चन मैंने यूनिट एंड डायमेंशन को संडे को ही दे दिया था टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जो भी क्यूरी हो बनाने में तो आप प्लीज पूछिए, किसी तरह का क्यूरी हो। कल हमने मंडे को न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, 1 डायमेंशन मोशन, जो कि काइनेमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर है। 1D मोशन, इसके बाद 2D मोशन पढ़ेंगे। तो कल जो फर्स्ट क्लास था मैंने बेहतरीन लेवल से पढ़ाया। ठीक है, मोशन को मैंने डिफाइन किया, रेफरेंस फ्रेम क्या है, फिर आपका डिस्टेंस क्या है, फिर कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कुछ। फिर लास्ट में हमने कॉम्परेटिव स्टडी किया था, एक पॉइंट से 2 पॉइंट हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि हर तरह का आपको नोटिफिकेशन मिले, और जितना हो सके कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो कल हमने 1 डायमेंशन मोशन स्टार्ट किया था। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपने टॉपिक कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने कॉम्परेटिव स्टडी डिफरेंस कुछ देख रहे थे, जो कि मैंने बोला था कि इसका एक एक पॉइंट आपके एग्जाम्स के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट की पॉइंट के टर्म में मैं लिखूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अदरवाइज नहीं तो PYQs का होगा पॉइंट, नहीं तो अपकमिंग एग्जाम के लिए वो बेहतरीन पॉइंट होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया था। लास्ट पॉइंट यही था कि अगर 2 पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हमें जाना है, तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस के अनेकों वैल्यू हो सकते हैं, इन्फिनाइट वैल्यू। बहुत तरह के रास्ता हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे जाना है तो, बट डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू होता है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो ये पॉइंट सोल्यूशन कर हम लोगों ने किया था, आपको बताया था। यहाँ तक किसी तरह की क्वेरी है, डाउट है तो पूछिए, ताकि हम लोग अपने थर्ड पॉइंट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेहतरीन लेवल से कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले बेहतरीन लेवल का। तो आइए आज थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है थर्ड पॉइंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन का है, नहीं तो अपकमिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि NDA में या कोस्ट गार्ड में भी बहुत असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, तो इसी सब पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका जो मैं लिखने जा रहा हूं वो है डिस्टेंस always increases with time, whereas displacement may or may not। क्या ये पॉइंट का मीनिंग है? आइए थोड़ा समझा जाए। बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है हमेशा समय के साथ बढ़ता है। हालांकि जो आपका विस्थापन है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो बढ़ता भी है और घटता भी है। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हम लोग ये कॉम्परेटिव स्टडी पढ़ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यही कॉम्परेटिव स्टडी आपका सेम होगा स्पीड और वेलोसिटी में। तो इसको आप ध्यान से इसको देखिए, सारा पॉइंट रिजेंबल होगा जब आप स्पीड और वेलोसिटी जब मैं आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए पॉइंट क्या बोल रहा है मेरे भाई कि दूरी जो होता है समय के साथ हमेशा बढ़ता है। 0 सेकेंड में मैं यहां हूं, फिर अगले 2 सेकेंड में मैं अपना पोजीशन चेंज कर दिया, फिर अगले 4 सेकेंड में मेरा पोजीशन कुछ और हो गया। मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है मैं अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा हूं, पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो दूरी भी बढ़ रहा है। सर ये आपने क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट, डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो मैंने बताया था
कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक तरह का लेंथ को ही तो मेजर करता है, बट एक ही फर्क है डिस्टेंस से कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सर ये समझ में नहीं आया सर। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा मूविंग बॉडीज के लिए, मैं बता रहा हूँ। रेस्ट में मत समझिएगा, रेस्ट में तब तो उसका कोई पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। ये जो हम लोग कंडीशन लिए मूविंग बॉडीज के लिए कि अपना टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज कर रहा है, तो मतलब टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। पर सर घट कब रहा है सर, ये मुझे बताइए, कब डिक्रीज हो रहा है? तो देखिए मैं आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आपको बेहतरीन लेवल से मैं समझाऊंगा। ये आपका एक पॉइंट है ए और ये आपका पॉइंट है बी, ठीक है। यहां से यहां तक दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। ये मान चलिए ए जो पॉइंट है आपका घर है, अब बी जो है आपका स्कूल है। आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। तो ऐसा थोड़े कि घर से आप स्कूल जाते हो तो स्कूल ही में रह जाते हो, स्कूल से आप घर भी आते हो। तो स्कूल से जब आप घर आते हैं तो दैट मीन्स आप अपने इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, जहां से मैंने स्टार्ट किया, स्कूल से आप घर आ रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहे हैं। और इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करने का ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आपका दूरी भी कम हो रहा है। आप स्कूल से निकले घर की ओर, तो यहाँ पे आप पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे, तो आप अपने स्कूल से यहाँ तक, इस पॉइंट तक कुछ दूरी तय की होगी ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ भी। तो अब आपका कितना दूरी बचा घर पहुंचने के लिए? कि सर 4 किलोमीटर। तो देख रहे हैं दूरी जो है, विस्थापन है, जो पोजीशन है, वो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं टाइम के साथ। वैसे ही मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ घटता भी है। कब घटता है सर? जब हम लोग अपने इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करते हैं, तब मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू घटता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन से मतलब है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विथ टाइम only if the object, if the moving bodies move towards the initial position, then we will say that displacement decreases. Otherwise displacement and decreases, displacement and distance always increases with time. तो क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो आइए अब थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये, पॉइंट्स आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आपकी एग्जाम में, तो बेहतरीन लेवल का हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अपने में ही बहुत बेहतरीन लेवल का पॉइंट है, आपकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, ओरिएंटेशन से। अब आइए फोर्थ पॉइंट देखा जाए। फोर्थ पॉइंट देखा जाए तो डिस्टेंस हैज infinite value whereas displacement has single valued for moving bodies। मूविंग बॉडीज के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा मत नहीं कि रेस्ट में बात करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम चेंज हो रहा है, अपना पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा है, तो वो रेस्ट में है। बट ये हम लोग बात कर रहे हैं मूविंग बॉडीज के लिए कि जब कोई मूविंग बॉडी है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहा है, तो डिस्टेंस के इनफाइनाइट वैल्यू है, किसी भी रास्ता से वो जा सकता है, शॉर्टकट लॉन्ग कट। अब उस पर डिपेंड करता है कि अगर उसको टाइम को प्रिजर्व करना है, टाइम प्रीसियस होता है, अगर उसको टाइम को बचाना है तो वो ऐसा दूरी को तय करेगा जिससे वो जल्दी पहुंचे उस पॉइंट पे जहां उसे पहुंचना है, उस डेस्टिनेशन पे। बट
डिस्प्लेसमेंट का आपका एक ही वैल्यू होता है, सिंगल वैल्यू, जो कि क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के, फाइनल पॉइंट के बीच का। तो फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, ये हमने कल भी बताया था आपको, आज मैंने पॉइंट में भी लिखवा दिया, ठीक है। आइए फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपका एनडीए का पीवाईक्यू है, कोस्ट गार्ड में आया है, एयरफोर्स में भी आया है, नेवी में भी आया है। क्या है? डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये पॉइंट को याद रखिएगा, दिमाग में रखना है, याद किसी चीज को नहीं करना है, बस माइंड में एक कंटेंट को, कॉन्सेप्ट को बस रखना है। क्या बोल रहा है मेरे पॉइंट, मेरे भाई पॉइंट, रेशियो समझते हैं, आपने मैथ में पढ़ा हुआ, अनुपात, रेशियो निकालते हैं 1:2, 3:4 रेशियो। रेशियो हमेशा दो सिमिलर क्वांटिटी के बीच की होती है। तो जो रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उसका रेशियो जो होता है वो हमेशा ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। ये क्वेश्चन आपके एनडीए में आया हुआ है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, 4 ऑप्शन दिया था, ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 1, थर्ड ग्रेटर देन 1, फोर्थ लेस देन 1। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट चूज करना था। आइए इस पॉइंट को विजुअलाइज करें, फिगर से समझें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो। सपोज कीजिए आपका एक ये पॉइंट ए, मैं सिंपलेस्ट वे में आपको समझाता हूं कि आपको कोई ब्रॉडन नहीं लगे, एक माइंड में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बन सके, कि ज्यादा हौच-पौच ना हो कि किसी टॉपिक को समझने के लिए। इसलिए मैं सिंपलेस्ट वे में समझाता हूं कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक जाना है तो डिस्टेंस इनफाइनाइट वैल्यू है, किसी भी रास्ता से आप जा सकते हैं। बहुत तरह के रास्ते हैं मेरे भाई, शॉर्टकट, लॉन्ग कट, मिडिल कट, जितना रास्ता है मानो, बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका सिंगल वैल्यूड होगा, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, है कि नहीं? बोलेगा यस सर। जो डॉटेड लाइन से मैं बनाया हूं वो डिस्प्लेसमेंट होगा। पॉइंट ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, जो रेशियो निकाल रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अगर इस पॉइंट को और थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको और लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा, नहीं तो उससे बड़ा आएगा, उससे छोटा कभी नहीं आएगा। डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आएगा, नहीं तो इक्वल आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा। ये बात आप हमेशा गांठ बांध के याद रखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ए पॉइंट से बी तक जाना है, अगर लंबा रास्ता से जा रहे हैं तो उस पाथ का लेंथ 10 किलोमीटर, तो दूरी 10 किलोमीटर हो गया। शॉर्टकट रास्ता से जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर हो गया। बट सपोज कीजिए जो हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ए और बी के बीच का, वो आ रहा है 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस जिस रास्ता से हम जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ता से, उसका डिस्टेंस का वैल्यू 5 किलोमीटर है। ए से बी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, जिस पाथ पे हमने ट्रैवल किया है उस पाथ का एक्चुअल लेंथ है। तो देख रहे हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से क्या है मेरे भाई, बड़ा आ रहा है। और इस ऑब्वियसली सी बात है, कॉमन बात है कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा ही आएगा, छोटा कभी नहीं आ सकता है। सर आपने एक और पॉइंट लिखा है कि उसके इक्वल, हाँ बिल्कुल, एक ये भी केस होता है इक्वल, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब होगा सर? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा। जैसे ये ग्रेटर वाला आप समझ गए होंगे। इक्वल का केस देखा जाए, इक्वल में सपोज कीजिए आप ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी के बीच का दूरी है 3 किलोमीटर। आप ए से स्टार्ट किए, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, बी आपका फाइनल पोजीशन है। तो ए
से बी की बीच की दूरी कितना है, 3 किलोमीटर। अगर कोई पूछे कि बताइए ए से बी के बीच का विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए और बी के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में जो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वही उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, कितना, 3 किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन सेम है। यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचे, दूरी 3 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ को ही मेजर करता है। तो उस पाथ पे जो हमने चला उस पाथ का लेंथ कितना है, 3 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है मेरे भाई, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होगा, उससे बड़ा होगा। तो क्या ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट करें तो हम लोग आगे की ओर मूव ऑन करें। ये जो पांचों पॉइंट है अपने में ही बहुत लाजवाब है, पांचों पॉइंट का डीप कॉन्सेप्ट है। आपकी एग्जाम ओरिएंटेशन से बात की जाए, पांचों पॉइंट का मैंने की पॉइंट यूज करके कहीं ना कहीं ये पांचों पॉइंट आपकी एग्जाम से आए हुए पीवाईक्यूज है। तो जो स्टूडेंट अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है यूनिट 1D मोशन का, वो देख ले प्लीज, रिवाइज कर ले, तभी आपको ये सेकेंड पार्ट आज का क्लास समझ में आएगा। नहीं तो मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं कि एक टॉपिक दूसरे क्लास से रिलेटेड है, मतलब एक क्लास का टॉपिक दूसरे क्लास से लिंक है। तो इसलिए बी फोकस ऑन योर स्टडी, ओके। डेली वे में कंटिन्यूअस वे में पढ़िए, आप 4 के आइएगा एग्जाम में, ये मेरा गारंटी है, सिलेक्शन की गारंटी 100%। बस यही इतना ही मैं लिखवाऊंगा और कुछ भाषण में नहीं लिखवाना चाह रहा हूं इसके बीच में। इतना पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना क्वेश्चन बन सकता था सारा मैंने पॉइंट वाइज में आपके सामने लिख दिया, उसको समझा भी दिया। अब आइए नेक्स्ट मोशन का पैरामीटर पढ़ा जाए, जो कि हमारा क्या रहेगा बताइए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड, जिसको बोलेंगे हिंदी में चाल। क्या पढ़ेंगे आप, स्पीड। तो हेडिंग डाल दीजिए स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड। स्पीड जिसको हिंदी में बोलते हैं चाल। क्या हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई, चाल। स्पीड क्या होता है, स्पीड हम लोग कहते हैं कि किसी डेस्टिनेशन पहुंचना है और कहीं ना कहीं लेट हो रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपने किसी भी जिस, अगर पैदल चले तो बोलते हैं भाई थोड़ा तेज चलते हैं नहीं तो हमें लेट हो जाएंगे। किसी व्हीकल का सपोर्ट ले रहे हैं या मोटरसाइकिल या किसी तरह का ऑटो रिक्शा, बोलते हैं भाई थोड़ा तेज चलाइए। बाइक चला रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड को तेज करते हैं। तो दैट मीन्स स्पीड मतलब होता है हाउ फास्ट और स्लो, कितना तेज और कितना धीमी, इसका कौन देता है जानकारी, स्पीड। कितना आप तेज चल रहे हैं, कितना आप तेज चल रहे हैं, फिर कितना आप धीरे चल रहे हैं किसी दूरी को तय करने के लिए। सपोज कीजिए आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और आप धीरे धीरे इस स्पीड से चल रहे हैं, 1 घंटा में पहुंच रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आगे बताऊंगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम होता है, और आप जानते भी होंगे बेसिक फॉर्मूला है, आप पढ़ते आ रहे हैं, एयरफोर्स के एक्सपीरियंट है, कोस्ट गार्ड डिफेंस के। तो ये ग्रुप 5 में भी ये चैप्टर आता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, आता है कि नहीं, बिल्कुल। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि स्पीड मतलब
कितना कोई ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी कितना फास्ट है या कितना स्लो है, उसका आइडिया कौन देता है? स्पीड, उसकी चाल। वही आप 5 किलोमीटर कोई बंदा 30 मिनट में पहुंच गया, आधा घंटा में, तो बोलते हैं हाँ भाई उसका स्पीड तेज हो। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? जो 1 घंटे में पहुंचा है। उसका स्पीड तेज हुआ कि उसने 5 किलोमीटर को आधा घंटा में ही तय कर लिया। कोई ऐसा है कि जो 5 किलोमीटर को 1 घंटा में तय कर रहा है? तो वही फास्ट और स्लो के बारे में जो जानकारी देता है कौन देता है? उसका स्पीड। सारे चीज में स्पीड का बहुत एक मेजर रोल होता है। आपके स्टडी में, पढ़ाई में भी होता है। किस स्पीड से पढ़ रहे हैं, किस स्ट्रैटेजी वे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजी वे में स्पीड से पढ़ते हैं। स्पीड मतलब पढ़ाई में स्पीड तेज नहीं करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो फुल डेडिकेशन और स्ट्रैटेजी में। ये नहीं कि किसी चैप्टर जैसे मोशन पढ़ रहे हैं तो पूरा स्पीड में पूरा धड़ धड़ एक ही दिन में सब पढ़ ली, वैसा नहीं। ये हमें कब करना चाहिए? हमें एग्जाम के 1-2 दिन पहले, जब हमारा चैप्टर पे पूरा कमांड हो जाए, तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले फुल जब रिवाइज करें, जब फुल ऑन एक्टिव मोड में है, चैप्टर पे पूरा बेस है, तो हम लोग फटाफट देखते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। बट शुरू के तौर पे जैसे अभी पढ़ रहे हैं, न्यू जो स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं पढ़े, तो वो क्या करेंगे? अभी स्लो पढ़ रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनके साथ चल रहा हूँ, स्पीड को मेंटेन करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे सबको लेकर चलना है, जो तेज है, जो वीक है, जो एवरेज स्टूडेंट है। अगर मैं तेज पढ़ाने लगूंगा तो जो वीक स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक ऐसा स्पीड मेंटेन रखना चाहिए किसी भी में कि आदमी कंफर्टेबल जोन में हो। तो इसीलिए स्टडी को जब पहला स्टेज में पढ़ रहे हैं तो उसको एक फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े। प्रूवर भी शुरू एंड स्टडी विंस द रिस्क, ऐसा ही प्रूवर नहीं बनता है, कहीं ना कहीं उसका डीप मीनिंग होता है। तो सबका एक मीनिंग होता है, इसीलिए एक प्रॉपर स्पीड, एक स्ट्रैटेजी, एक डेडिकेशन के साथ हमें पढ़ना है, तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल हमारे अपने हाथ में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पीड समझ गए, हाउ फास्ट और स्लो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका कौन आइडिया देता है, कौन देता है उसका इंफॉर्मेशन? आपकी स्पीड। ठीक है, स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये आप जानते भी होंगे, बेसिक फॉर्मूला है, दूरी बटे समय, उसको बोलते हैं चाल, है कि नहीं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वही आपका स्पीड कहलाएगा। और स्पीड आपका टोटली रिजेंबल करता है डिस्टेंस से। जिस प्रकार डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी था, उसी तरह स्पीड भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर कहने का मतलब है, बताइए, स्केलर कहने का ये मतलब है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। आप 20 मीटर पर सेकेंड से या 30 मीटर पर सेकेंड से, 1 सेकेंड में आपने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, या 1 सेकेंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर किए, बस यही इंफॉर्मेशन देगा। उसका मैग्नीट्यूड 20, 30, हम लोग बाइक चला रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से या 30 किलोमीटर पर आवर से, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। उसका स्पीड, डायरेक्शन नहीं बताएगा कि 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन। तो स्पीड आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फटाफट मुझे इसका यूनिट या डायमेंशन लिख कर बताइए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला से बताइए, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये इसका एसआई यूनिट होता है। ऐसे बहुत इसके यूनिट होते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट। बट जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तो इसके एसआई यूनिट में रखते हैं, मीटर पर सेकेंड में। कहीं कहीं बुक में लिखा भी रहता है, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर, जैसे दिया हुआ है आपका 36 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर में दे देता है कि जो भी आपका आंसर है उसको मीटर पर सेकेंड में निकालिएगा। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से आप समझ जाइएगा। अगर सारे ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में दिया है तो आप समझ लीजिएगा कि इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक ट्रिक्स होगा, आप जानते भी होंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आया 5/18? तो हम लोग क्या किए
किलोमीटर को पहले मीटर में किए 1000 मीटर, डिवाइड आवर, आवर को मिनट में किए 60 मिनट, फिर मिनट को सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई किए, तब जाके आपका मीटर पर सेकंड बदल गया। ठीक है, तो 5/18 याद रखिएगा जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कुछ बात याद रखिएगा जो कि न्यूमेरिकल में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो स्पीड के बारे में कुछ आपको आइडिया मिला कि नहीं? बिल्कुल सर, इसका डायमेंशन नहीं बताएं आप लोग। डायमेंशन, ये इसका बैकबोन है, यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा मेरे भाई? LT-1, यही ना होगा डायमेंशन? यस सर। इसको फटाफट नोट डाउन किए। तो हम लोग अब इसके बारे में अगला पढ़ेंगे, मोशन के पैरामीटर, जिसको बोलेंगे वेलोसिटी, वेग। स्पीड हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वेलोसिटी। क्या आप देखेंगे? वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा वेलोसिटी, जिसको बोलेंगे हिंदी में वेग। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। तो वेलोसिटी जो है वो आपका पूरा रिजेंबल करता है डिस्प्लेसमेंट से। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार स्पीड स्केलर था, तो मैंने बोला था कि वो रिजेंबल कर रहा है डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, और फॉर्मूला भी उसी तरह बना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी भी उसका स्पीड ही बताता है, बट उसके साथ उसका डायरेक्शन भी बताता है। जैसे 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन, 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन भी बताता है कौन? तो वेलोसिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वहां पे स्पीड आएगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर वहां पे हो तो किसकी बात होगी? वेलोसिटी की, वेग की। अगर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो वो आपका कहलाएगा वेलोसिटी। या अगर दोनों चीज का आइडिया जो दे उसको बोलेंगे वेलोसिटी, उसका वेग। 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 30 क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड, ईस्ट क्या हुआ? वो डायरेक्शन। दोनों के बारे में आइडिया दे रहा है, कौन देता है आइडिया? तो वेलोसिटी देता है सर आइडिया। इसका भी यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन LT-1। ओके, फॉर्मूला, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके वेक्टर का साइन देंगे। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको एक और भाषा में डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन में जिस रेट से चेंज हो रही है ना, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। रेट मतलब दर, जब रेट को हटाएंगे तो आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर का साइन देंगे, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम। जैसे आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ए से आप बी तक गए, आपके पोजीशन में चेंज हुआ 2 मीटर का, टाइम लिया आपने 1 सेकेंड, फिर आप बी से, ये आपका बी पॉइंट है, बी से आपने सी तक गए, वहां तक आपने ए से बी तक आप गए, 2 मीटर के आपके पोजीशन में चेंज हुआ। फिर बी से आप सी तक गए तो आपका 4 मीटर पोजीशन में चेंज हुआ। 4 मीटर का टाइम इंटरवल, ये जो एक होता है मेरे भाई टाइम, एक होता है टाइम इंटरवल, समय अंतराल। टाइम हो गया 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। और टाइम इंटरवल बात की जाए 0 से 2, 2 से 4, मतलब सपोज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको यूज कर रहा हूं। जब भी टाइम इंटरवल की बात की जाए तो हम लोग वहां पे उसका इनिशियल भी लेते हैं और फाइनल भी लेते हैं, दोनों का माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो टाइम इंटरवल देखिए, ए से बी तक उसने 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है उसका। ठीक है, बी से सी सेकेंड में भी उसका 1 सेकेंड का इंटरवल टाइम है। तो ये मत समझिएगा कि ए से बी तक गया तो 1 ही सेकेंड। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर बी से सी तक गया
उसके पोजीशन में चेंज हुआ, बट टाइम तो सर वही रहा 1 सेकेंड। नहीं भाई, 1 सेकेंड का उसका टाइम इंटरवल है। कहीं ना कहीं बी से सी तक उसने टाइम लिया होगा 2 सेकेंड का, बट हमने उसका टाइम इंटरवल 1 सेकेंड लिया। 2 - 1, 2 उसका फाइनल और 1 उसका इनिशियल। तो 1-1 सेकेंड का टाइम इंटरवल उसका आ रहा है, ठीक है, ए से सी तक उसका जर्नी में। तो वेलोसिटी निकालेंगे ए टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज, ए पे उसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन 0 मीटर था, बी तक गया तो 2 मीटर, तो 2 - 0 2 और टाइम 1 2 सेकेंड हुआ कि नहीं। फिर वेलोसिटी बी टू सी, बी से सी गया तो कितना पोजीशन में चेंज हुआ, 2 से 4 हुआ कि नहीं, तो 2/1 2 सेकेंड। जी ए से बी गया 2 मीटर, बी से सी उसमें पोजीशन में चेंज हुआ 4 मीटर, तो 4 सेकेंड। तो देख रहे हैं कि वेलोसिटी में 4 मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा यूनिट, 4 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं कि आप थोड़ा देख लें। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि देख रहे हैं जिस पोजीशन में चेंज हो रहा है कि नहीं, 0 मीटर से 2 मीटर, 2 मीटर से 4 मीटर, और जो उसका टाइम इंटरवल है उसमें डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमें वेलोसिटी आ जा रहा है। वेलोसिटी मतलब होता ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन में जिस रेट से चेंज हो रहा है वही आपका वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी हमने निकाला ए टू बी, फिर बी टू सी निकाले, तो देख रहे हैं वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि पोजीशन का वैल्यू चेंज हो रहा है। ओके, तो क्या वेलोसिटी समझ में आया कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। आप बोलेगा यस सर, बेहतरीन लेवल से हमें समझ में आया। अब आइए इसके आगे पढ़ा जाए। यूनिट डायमेंशन भी आप समझ गए, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, फिगर से आपको समझा भी दिया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉपिक क्या रहेगा मेरे भाई, कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। कॉम्परेटिव स्टडी पढ़ेंगे मेरे भाई स्पीड और वेलोसिटी का। जब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि स्पीड और वेलोसिटी का भी सेम रहेगा। पहला पॉइंट मैं रिकॉल कर देता हूं, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया था, डिस्टेंस स्केलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सिमिलरली स्पीड स्केलर वेलोसिटी वेक्टर। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था कि अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जा रहा है, किसी मूविंग बॉडीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के में जाना है तो स्पीड डिस्टेंस का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट का सिंगल वैल्यू, मैंने बोला था बिल्कुल। सिमिलरली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो स्पीड का डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, इन्फिनाइट वैल्यू हो सकता है, कितना भी स्पीड से जा सकते हैं, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी का एक ही वैल्यू होगा, क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट से लिंक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जिस प्रकार डिस्प्लेसमेंट का एक वैल्यू आता है तो वेलोसिटी का भी एक ही वैल्यू आएगा, स्पीड का बहुत सारा वैल्यू आ सकता है। दोनों पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम वेयर एज डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट। उसी प्रकार स्पीड भी हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा, वेलोसिटी भी टाइम के साथ बढ़ेगा, बट किस कंडीशन में घटेगा मेरे भाई, वेलोसिटी टाइम के साथ कब घटेगा, जब अपने वो इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करेगा तब। ओके, तीनों पॉइंट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, एक बार कमेंट करें सारे बच्चे। जय हिंद का, अभी तक जय हिंद का आपने कमेंट नहीं किया, और लिखे हाई जोश। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ घट रहा था,
कब? जब वो इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहा था। तो सिमिलरली वेलोसिटी भी आपका डिस्प्लेसमेंट से लिंक है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो भी वेलोसिटी का वैल्यू घटेगा, क्योंकि स्पीड का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्पीड आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जिस तरह डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब कहेगा? जब कब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो कब होगा? जब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके रुक गया, तो उसका विस्थापन क्या होगा? जीरो हो गया। तो सिमिलरली वेलोसिटी का वैल्यू भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करेगा। और पॉजिटिव कब होगा? जब टाइम के साथ बढ़ेगा तब। तो सारा जो कॉन्सेप्ट है स्पीड और वेलोसिटी का रिजेंबल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था कि जब जो न्यूमेरिकल रेशियो होता है डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी का भी जो रेशियो होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। मतलब स्पीड का जो वैल्यू होगा वो वेलोसिटी से इक्वल होगा, नहीं तो ग्रेटर देन होगा, लेस देन नहीं होगा। ओके, ये बात याद रखें। तो ये जो पांचों पॉइंट है सारा कॉपी पेस्ट हुआ है स्पीड और वेलोसिटी का। क्या मेरे भाई इस पॉइंट को लिखवाना जरूरी है? टाइम वेस्टेज होगा। तो मैं ओरली वे में आपको सारा चीज समझा दिया। अगर आप चाहें तो जो जो मैं बोला हूँ वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, बट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको रिकॉल भी कर दिया, कल मैंने आपको 3 बार रिकॉल किया है कॉम्पिटिटिव स्टडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और उसको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैंने की पॉइंट में लिखा है, नो बुकिश भाषा। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है उसी का मैं पॉइंट बना दिया हूँ। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तब रिवाइज कीजिएगा। पीडीएफ आपको जल्द ही मिलेगा हर चैप्टर का, ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स मेरा। तो ये पढ़े आपने स्पीड वेलोसिटी, क्या पढ़े आपने कॉम्पिटिटिव स्टडी, ये भी आपने आज पढ़ा। अब आइए कुछ और नेक्स्ट चीज और कुछ पढ़ा जाए भाई, अभी इतना हो सके जानकारी ले लिया जाए। ये सब बेसिक टर्म है मेरे भाई, ये जब जानना बहुत जरूरी है। मोशन हो रहा है तो उस मोशन में कितना बॉडी में कितना पोजीशन चेंज हुआ, कितना उसमें विस्थापन हुआ, कितना उसमें कितना उसका स्पीड है, कितना उसका वेग है। नेक्स्ट मैं टर्म लिखने जा रहा हूं स्पीड के प्रकार। पहले मैंने एक एक टॉपिक को इजी वे में समझाया, अब मैं उसके टाइप्स में जाऊंगा। टाइप्स में स्पीड आपका दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक आपका होता है यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको बोलते हैं एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। एक आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। भाई यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं? एक समान चाल, एक ही स्पीड, एक ही मैग्नीट्यूड को फिक्स रखा है। 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो एक ही स्पीड से चल रहा है। अगर 30 किलोमीटर पर आवर से बाइक चला रहा है तो उसी स्पीड को मेंटेन रखा, ना स्पीड को घटा रहा है ना बढ़ा रहा है। यूनिफॉर्म एक समान रखा है, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा है, फिक्स रखा है। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में आपका मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। वही बात की जाए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब इसका ओपोजिट, एक समान स्पीड नहीं है। कभी 30 से बाइक चला रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर, ब्रेकर आया स्पीड को कम कर दिया 20 किलोमीटर, फिर आया हाईवे लपेट दिए, तेज कर दिए इस बाइक को 50-60 कर दिए। मतलब यहाँ पे आपका जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे आपका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। क्या है? वेरिएबल है। तो क्या ये दोनों स्पीड समझ में आया कि नहीं? जितना समझाना था मैंने बेहतरीन लेवल से समझाया, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। की पॉइंट में लिखता हूं मैं, बुकिश भाषा का यूज नहीं करता हूं। कैसे? यूनिफॉर्म स्पीड इज दैट टाइप ऑफ स्पीड वेयर मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड and that means body change the position
इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये क्या हुआ मेरे भाई, इतना मतलब इतना लिखवाते जा रहे हैं कि एकदम आउट ऑफ माइंड है। सिर्फ कीवर्ड मैग्नीट्यूड फिक्स इन यूनिफॉर्म स्पीड, मैग्नीट्यूड वेरिएबल इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या कहना है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पोजीशन चेंज हो रहा है। ये क्या इतना मतलब भाषण देना है। अरे यार जो कीवर्ड है, जो मतलब डिफेंस से रिलेटेड है, जिससे क्वेश्चन बन सके, जो आपका जिसको आप इजी वे में कैच आउट कर सके, उसको समझाना है मुझे, उस पॉइंट को मुझे पकड़ना है। मैं कभी भी लेंदी वे में नहीं समझाता हूँ, सिंपलेस्ट वे में। जिस लेवल से मैंने पढ़ के प्रिपरेशन किया वैसा ही मैं चाहता हूँ कि मेरे सोल्जर्स लोग भी, मेरे भाई सब जो देख रहे हैं वीडियो, वो सब भी पढ़ के इसी लेवल से अपना एग्जाम निकाले, मुझसे मिले, मुझसे बात करें। आप लोग तो कमेंट भी नहीं कर रहे हो मेरे भाई, कमेंट किया करो यार प्लीज। एक सारे बच्चे पर कमेंट करें, कम से कम जय हिंद का तो कमेंट किया करो यार। हाँ सर जय हिंद सर, लास्ट में एक छोटा सा कमेंट डाल दिया करना चाहिए कि हाँ सर वीडियो अच्छा है सर, इसको कंटिन्यू कीजिए, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, देना चाहिए जिससे मोटिवेशन मुझे मिले। अब आइए, एक आपने पढ़ा होगा मैथ में औसत चाल, इसको भी हल्का बता देता हूं मेरे भाई। औसत चाल जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इससे काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ में, और फिजिक्स में भी आते हैं हल्के फुल्के न्यूमेरिकल। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। औसत चाल, औसत चाल, पहले बात जानिए कि औसत चाल का कॉन्सेप्ट आया कहां से। यूनिफॉर्म स्पीड से तो आया नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में आपका मैग्नीट्यूड फिक्स है। ये कॉन्सेप्ट आया होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ही आपका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। कभी 20 के स्पीड से चला रहे हो, कभी 30 है, कभी 40 है, कभी 50 है। तो जब आपके मैग्नीट्यूड में, जब आपके मैग्नीट्यूड में वेरिएबल चेंज होने लगा, वेरिएबिलिटी आने लगा, चेंज होने लगा, तब जाके एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आया कि हम एक औसत मानेंगे, एक एवरेज मानेंगे जो सबको लेकर चलेगा। आपके घर में 5-6 आदमी है, कोई एक आदमी 5 रोटी खाएगा, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 5-6 रोटी खाएगा, कोई 7 रोटी खाएगा। बट एक हम लोग एवरेज लेके चलेंगे, जो आपकी मम्मी है जानती है कि हाँ भाई एक एवरेज लेके चलना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि हाँ भाई एक बंदा कम से कम मिनिमम तो 4 रोटी खाएगा ही खाएगा, तो 4 रोटी लेकर सबको, जैसे 5 लोग हैं तो 20 रोटी बना देंगे कि हाँ भाई एवरेज तो सब कोई 4-4 रोटी खाएगा। मतलब 20 रोटी बनाना तो मस्ट ही है। हाँ एडिशनल 4-5 और एक्स्ट्रा बना दे, पर 20 से कम नहीं बनाना है। 20 से कम बनाएंगे तो पेट ही नहीं भरेगा मेरे घर में किसी का। तो 4 बनाना मस्ट है। तो वही हुआ, एक एवरेज को मानना बहुत जरूरी है। एवरेज बहुत बड़ा एक चैप्टर भी होता है मेरे भाई मैथमेटिक्स में, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, डिफेंस में, सीडीएस में काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे एवरेज, बेहतरीन लेवल के आते हैं। तो फिजिक्स जो है टोटली लिंक होता है आपका मैथ से, ये बात आप जाना करो। फिजिक्स जो है, हम मैथ दोनों भाई हैं, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग तो मैथ भी स्ट्रॉन्ग। तो समझ गए कॉन्सेप्ट को, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, समझ गए? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस जो होगा उसको लिख देंगे, फिर कितना समय लिया गया, टोटल टाइम टेकन, वही आपका एवरेज स्पीड आएगा, वही आपका एवरेज स्पीड आएगा। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। इसका भी यूनिट सेम होगा मेरे भाई, मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव में आते हैं, जैसे एक बस है 3 किलोमीटर का, मतलब इसका लेंथ दिया है 3 किलोमीटर, ठीक है, और मतलब जर्नी, मतलब यहाँ से जो लोग इस पे बैठे हुए हैं जर्नी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 4 जगह कर रहे हैं। 40 किलोमीटर पर आवर से बस चल रहा है, फिर किसी जर्नी को तय करने में
40 किलोमीटर पर आवर लगा रहा है, फिर किसी दूसरे जर्नी को तय करने में 60 किलोमीटर लग रहा है, फिर थर्ड जर्नी को 30 किलोमीटर पर आवर, फिर फोर्थ जर्नी को 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक बस है जिसका लंबाई दिया हुआ, मतलब लेंथ दिया हुआ है 3 किलोमीटर का है, मतलब मान सकते हैं। फिर ये मतलब 4 जर्नी को 4 डिस्टेंस को इक्वल वे में, मतलब 4 सेक्टर जो मतलब जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। पहला जर्नी को उसने तय किया इतना स्पीड से, दूसरा को तय किया 60 की स्पीड में, तीसरा को तय किया 30 की स्पीड में, चौथा जर्नी को तय किया 20 की स्पीड में। तो देख रहे हैं स्पीड वेरिएबल है कि नहीं। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूं। तो जब ऐसा स्पीड वेरिएबल आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक टोटल डिस्टेंस को मानना पड़ेगा कि सपोज है टोटल डिस्टेंस, इन चारों का जो एलसीएम आएगा वही हम टोटल डिस्टेंस सपोज दैट मान लेंगे 120 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो पहला जर्नी को लेंगे कि 120 किलोमीटर का जर्नी है, उसको हम लोग 40 किलोमीटर पर घंटा से चला रहे हैं, तो कितना टाइम लेंगे, 3 घंटा लिया होगा आपने, तभी ना 40 किलोमीटर पर आवर सब चला रहे हैं, तो 3 घंटा में आप 120 किलोमीटर तय किए होंगे। फिर दूसरा 2 घंटा, तीसरा 4 घंटा, चौथा 6 घंटा, तो टोटल टाइम जोड़ देंगे। टोटल डिस्टेंस हमें मिला है कितना है, पहला जर्नी 120 किलोमीटर, सिमिलरली दूसरा जर्नी भी 120 किलोमीटर, तो 120 120 120 120 120 गुने 4 कर देंगे 480 डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो हमारा एवरेज स्पीड आएगा। मतलब मैंने कहने का ये मतलब है कि इस लेवल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में, इतना हार्ड फिजिक्स में तो मतलब नहीं आएगा, मैथ में आते हैं। जो ग्रुप वाई के बच्चे लोग तैयारी करते हैं उनको मालूम होगा। हाँ, ये जो बस का जो लंबाई था इसे कुछ मतलब नहीं है, क्या इसका लंबाई है 3 4, इसे कोई मतलब नहीं, ऐसे ही गुमराह करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता है जिसका कुछ यूज ही नहीं रहता है। मेन जो था यही आपका कॉन्सेप्ट था, यही आपका इंफॉर्मेशन था जो एवरेज स्पीड को डिफाइन कर रहा था। अब आइए नेक्स्ट पढ़ा जाए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड का, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक गति जिसको बोलते हैं, सापेक्षिक गति। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव जिसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक सापेक्षिक गति या सापेक्षिक चाल, बोलिए सापेक्षिक चाल ही बोलिए। पहले बात जानिए कि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है। देखिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये ग्रुप वाई के बच्चे जानते होंगे खूब बढ़िया से, जो क्योंकि ग्रुप वाई में एक मैथ का सिलेबस होता है टाइम डिस्टेंस स्पीड, वहां पे सारा चीज पढ़ना रहता है। जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, S1/S2 पढ़ा होगा। जब टाइम इक्वल होता है उस पर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। जब स्पीड सेम रहता है तब क्या कंडीशन होता है, क्वेश्चन का टाइप, वैसा सारा टाइप आपने पढ़ा होगा। उसी में से एक और आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड मेरे भाई। रिलेटिव स्पीड मतलब होता है सापेक्षिक गति या चाल। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसमें क्या होता है कि जब भी रिलेटिव स्पीड की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 2 स्पीड होना जरूरी है। मतलब सपोज कीजिए एक आप है अपने घर से निकल रहे हैं, आप अपने घर से निकल रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब 1 सेकेंड में आप 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो। सेम टाइम, उसी टाइम पर टाइम इक्वल होना मस्ट है रिलेटिव स्पीड के लिए। उसी समय पर आपका एक और दोस्त है वो निकल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से आपसे मिलने के लिए। यहां से आप निकल रहे हो अपने दोस्त से मिलने के लिए, यहां से आपका दोस्त निकल रहा है आपसे मिलने के लिए। यहां से ए पॉइंट से आप मिल रहे हो, आप निकल रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बी पॉइंट से आपका दोस्त निकल रहा है आपसे मिलने के लिए। दोनों बिछड़े हुए दोस्त तो आज मिल ही जाए, आज गले लग ही जाए, आज जितने दुख से शिकवा है सारे मिटा दिया जाए। फ्रेंडशिप बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप बॉन्ड कुछ ऐसे फास्ट फ्रेंड होते हैं, मतलब बिछड़े हुए दोस्त हैं। ये अपना ट्रेनिंग करके आ रहा है कि ये दोस्त है, ये भी अपना कुछ ना कुछ मतलब ट्रेनिंग ही करके आ रहा है। दोनों दोस्त को जॉब लग गया, मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ। तो दोनों दोस्त आ रहे हैं, काफी
एक ही जगह से उनका नौकरी लगा है, मान के चलिए एक ही टाउन से, तो बहुत दिन बाद आ रहे हैं, 5-6 महीने बाद मिल आ रहे हैं, तो मतलब फोन से कितना ही बात हो जाए, पर एक आपस में मिल कर एक जो बातचीत होती है, गला लगता है, जो दोनों दोस्त गला मिलकर गले लगते हैं, या आपस में जो एक फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड होता है, वो भी किस फ्रेंड के साथ, जो फास्ट फ्रेंड होते हैं, तो एक अलग ही मेरे भाई बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, तो दोनों दोस्त अपने घर से निकल गए मिलने के लिए। जो मतलब कुछ भी इनके बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन हो, मतलब जो डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, ये अपने घर से निकला है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ये अपने घर से मिला है इसकी और मिलने के लिए 30 मीटर पर सेकेंड से। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 100 मीटर हो या 150 मीटर है, इससे मतलब नहीं है। जब क्वेश्चन बनाते हैं तब ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रिलेटिव स्पीड का ये कॉन्सेप्ट तब आता है जब दो ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर कुछ स्पीड से अपने स्थान को छोड़कर निकल जाए, तब जाके रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे दो केस आता है, एक बात होती है सेम डायरेक्शन की, एक बात होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहां पे देख रहे हैं आपका दोस्त 20 मीटर पर सेकेंड से आपकी ओर मूव कर रहा है, वही आपका दोस्त ऐसे आ रहा है आपकी ओर, और आप इसकी ओर जा रहे हैं, तो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं। तो यहाँ पे जो टोटल स्पीड निकालेंगे, जो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 होगा। क्या होगा, 20 प्लस 30 हो जाएगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब कोई बॉडी, ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है। अगर कोई दो ट्रेन है, तो ये तो समझ गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड अपेक्षित गति ऐड होता है, ये बात आप याद रखिएगा। इसका प्रूफ भाई बताना कोई यूज नहीं है, बताने का कोई मीनिंग नहीं है, टाइम वेस्टेज है। ठीक है, बस आप याद रखना कि जब दो व्यक्ति ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड ऐड होता है। अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज कि ये दो ट्रेन है, ठीक है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हावड़ा से दिल्ली के लिए, ठीक है, 7 बजे सुबह में, एक ये स्टार्ट हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, ये हुआ 7 से, एक ही बिंदु से स्टार्ट हुआ है, एक ही टाइम पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये निकला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये निकला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देख रहे हैं डायरेक्शन सेम है, ये भी इस ओर जा रहा है, ये भी इस ओर जा रहा है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड निकलेगा वो माइनस होता है, 40 माइनस 30 10। मतलब जब कोई दो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी ट्रैवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो उसका रिलेटिव स्पीड या नेट स्पीड माइनस होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो क्या होता है, सब ऐड होता है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है और सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। यही सिंपल कॉन्सेप्ट था रिलेटिव स्पीड का, जो कि मुझे बताना आपको मस्ट था। इससे बेसिक क्वेश्चन बस आते हैं कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन का लंबाई 100 मीटर है, वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, सेम टाइम पे दूसरा ट्रेन भी चला, बट उसका स्पीड स्लो है, वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसका लंबाई जो भी हो, 100 मीटर हो, 150 मीटर हो, तो पूछेगा कि बताइए, कैलकुलेट कीजिए टाइम जहां पे जो फास्टेस्ट ट्रेन क्रॉसेस द स्लोअर ट्रेन। तो ट्रेन थोड़े क्रॉस करेगा स्लोअर ट्रेन को, या फास्टेस्ट या स्लोअर हो, उस ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है, पूछना ये चाह रहा है कि उस टाइम मतलब टाइम निकालिए कि जो व्यक्ति है जो फास्टेस्ट ट्रेन में बैठा हुआ है, किस टाइम पर वो स्लोएस्ट ट्रेन उससे पास की, किस टाइम पे वो स्लोएस्ट ट्रेन उससे पास की, मतलब कब उस स्लोएस्ट ट्रेन उसके किस नजर पर, किस आंख का कब वो नजर था, किस टाइम पर उसे स्लोएस्ट ट्रेन पास की, तो वो वहां पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है।
ट्रेन पे आता है कॉन्सेप्ट, फिर आपका आता है चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट में, वहां भी हम लोग रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है कि नहीं। तो वहां पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत इसका अगर नीट जेई का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव वेलोसिटी भी होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब बहुत तरह का हाई लेवल बात हो जाएगी अगर मैं पढ़ाने लगूंगा तो। बट हमें बात करना है डिफेंस सेक्टर में जिस लेवल से क्वेश्चन आएगा, बस इसी लेवल का बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ आपको और समझाऊंगा, ठीक है, हाई लेवल का, ठीक है। पर ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिए, समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। तो आप रिलेटिव स्पीड समझ में आए कि नहीं, सापेक्षिक चाल। मैं पहले ही बोला था कि एक टॉपिक को मैं नहीं छोड़ूंगा, यूनिक लेवल से पढ़ाऊंगा पूरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बस इसको वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, एक प्यारा सा अपना कमेंट भाई किया करूँ यार। पहले बताओ यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आइए, जिस प्रकार हमने स्पीड का टाइप्स पढ़ा उसी तरह वेलोसिटी का भी टाइप्स होता है। दो तरह के वेलोसिटी होते हैं, एक आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक आपका होता है एक समान वेग और एक आपका एक समान वेग नहीं है, जिसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिस प्रकार यूनिफॉर्म स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स, सेम वे में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स, साथ में इसके साथ डायरेक्शन भी फिक्स रहेंगे। मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहेगा और डायरेक्शन भी फिक्स रहेगा, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो एक ही स्पीड, एक ही मैग्नीट्यूड और एक ही डायरेक्शन रहेगा, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब या तो आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करो, या तो आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करो। वेलोसिटी के पास दो चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहला केस मैग्नीट्यूड को चेंज करो, डायरेक्शन को फिक्स करो, पहला केस, ठीक है। सेकेंड केस मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखो, डायरेक्शन को चेंज करो। और थर्ड केस तीनों को चेंज कर दो, दोनों को चेंज कर दो। मतलब छोटा कर दिया हूं, आप देख लीजिए, ऐसे मैं बोल दिया हूं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड को पहले फिक्स रखो, पहला केस में 20 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन को चेंज कर दो, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट। सेकेंड केस मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखो 20 मीटर पर सेकेंड, पर डायरेक्शन को चेंज कर दो। पहला केस था मैग्नीट्यूड चेंज करो, कभी 20, कभी 30, कभी 40, बट डायरेक्शन सेम रहेगा, नॉर्थ या ईस्ट या साउथ या जो भी आप डायरेक्शन को प्रेफर कर रहे हो। थर्ड केस दोनों को चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड भी 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, फिर कभी 30 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे जब कंडीशन आते हैं उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में दोनों फिक्स होना मस्ट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो मुझे बताइए। आज के क्लास में हम लोग यही तक आज रखते हैं, ठीक है। इतना रिवाइज करके आइएगा, किसी तरह का क्योरी हो तो पूछते रहिए मेरे भाई, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बनाकर रखिए, हेल्थी रहिएगा तभी पढ़िएगा। और एक बात, सारे बच्चे लास्ट में जाते समय जय हिंद का कमेंट करके जाएं, और कैसा लगा वीडियो बताइए। ओके, बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।